तो क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, लास्ट एक्सरसाइज पे हैं। ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज क्या है, जब ऑब्जेक्ट्स का या फिर शेप्स का कन्वर्जन होता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ शेप्स। लास्ट जो एक्सरसाइज है कन्वर्जन ऑफ शेप है। ठीक है। तो इसमें ऐसा ऐसा कुछ बताने वाला तो है नहीं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कराते हैं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्या क्या होगा। पहला क्वेश्चन अगर हम लेके आए हैं, पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, मतलब एक स्फीयर है सबसे पहले। ठीक है, और क्या है, द स्फीयर इज मेल्टेड टू ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। वायर का मतलब हो गया सिलेंडर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस। तो क्या लिखा हुआ है, एक स्फेयर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर में, अब यूनिट सही से देखना इसका। इसका सिलेंडर मतलब वायर बनाया गया है, जिसका लेंथ जो है मतलब वायर में रेडियस और हाइट होती है, या हम इसको कैपिटल आर और एच कर लेते हैं। वायर में कैपिटल आर और एच होता है, इसको हाइट बोलो चाहे लेंथ बोलो, बात वही है। ये जो है 36 मीटर में है। तो इससे पहले कि हमसे गलती हो, हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, कि एक चीज को कन्वर्ट कर दो। ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में भी ले लेते हैं। 36 मीटर लिखा है तो 3,600 सेंटीमीटर में ये हो जाएगा। फाइंड द रेडियस, तो इसकी रेडियस हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि स्फेयर को पिघलाया गया है और सिलेंडर बनाया गया है। अगर स्फेयर पिघला के सिलेंडर बनाते हो, कोई भी चीज एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हो, जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग, तो उस केस में जो वॉल्यूम होता है पहले वाले फिगर का, वो वॉल्यूम दूसरे वाले फिगर के इक्वल रहता है। ठीक है, अगर किसी भी केस में कास्टिंग करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो स्फेयर का, इस केस में हम स्फेयर को अगर हम सिलेंडर में कास्ट कर रहे हैं या वायर में कास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वायर लिख देते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये कास्टिंग का केस है, वो हमने ऐसे लिख लिया। अगर ऐसा लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, अगर याद हो तो। ठीक है, कौन से 4 गुना ज़्यादा, सेम रेडियस और हाइट के कौन से 4 गुना ज़्यादा। सिलेंडर की जो सॉरी, सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो पाई r² h होती है। ठीक है, यहाँ हम इसको सही से लिख लें, तो ये होती है पाई, कैपिटल आर हमारे केस में है और कैपिटल एच हमारे केस में। अब थोड़ा सही लग रहा है, तो पाई पाई को पहले काट दो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा तुरंत आ जाएगा। पाई/3 यहाँ पे लिखना, आर की जगह, स्मॉल आर की जगह 6 लिख सकते हो तुम, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये, अपॉन यूनिट भी देख के चलते हैं, यूनिट 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, कैपिटल आर की वैल्यू तो पता नहीं है, इंटू रेडियन, हाइट हमें पता है 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट की जगह 3600 सेंटीमीटर लिख दिया। तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 4/6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, जब तक जरूरी ना पड़े मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 36 नीचे आ गया, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, नीचे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, दोनों आ गए यहाँ पे, तो r² आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम कर सकते हैं, ये दोनों गैप कर सकते हैं, इसको 100 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये 2 से जाएगा, फिर ऐसे ही सॉल्व होगा। ये 8/100 ऐसे लिख लो, और ये कटेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 8/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ और बचा है होगा तो देख लेना अपने हिसाब से। ये r² की वैल्यू होगी, तो r की वैल्यू जो है वो अपने हिसाब से अंडर रूट करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है हमें पहला क्वेश्चन। ठीक है, कास्टिंग हो रही थी तो हमें सबसे पहले बस इतना पता करना है कि क्या चीज़ सेम होगी, वॉल्यूम सेम होगी, वॉल्यूम को सेम करो, आंसर हमारा निकल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ये नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है भाई, नहीं नोट किया तो बता देना।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड थर्ड भी वही कास्टिंग वाले ही हैं, ऐसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक ऑफ दिस, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है। ठीक है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है मतलब वो क्यूबॉइड है। ठीक है, 3D फिगर है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है ये, ऐसे करके। ठीक, तो उसके बाद क्या लिखा है, कंटेन वॉट, इसकी लेंथ जो है 11 मीटर है, इसकी ब्रेथ जो है 6 मीटर है, इसकी हाइट जो है 5 मीटर है। इसके अंदर जो पानी है उसकी हाइट 5 मीटर है, या बोलो उसकी हाइट 5 मीटर है, बात वही है। इफ द वाटर इन द टैंक इज ट्रांसफर टू सिलेंडर। ठीक है, अब वाटर जो है वो सिलेंडर में ट्रांसफर किया जाता है एक, ये हो गया हमारे पास सिलेंडर। फिर वही ये सब जो क्वेश्चन आते हैं इसमें सब कैपेसिटी वाले आते हैं। ठीक है, तो वाटर को सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से पानी यहाँ ले गए, तो मतलब ये क्यूबॉइड हो गया हमारे क्वेश्चन में, एक हमारे क्वेश्चन में सिलेंडर हो गया। क्यूबॉइड के पास तीन चीजें होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों चीजें हमें पता है। सिलेंडर के पास दो चीजें होती हैं, रेडियस और हाइट। देखते हैं उनमें से क्या क्या पता है। तो क्यों इसकी लेंथ जो लिखी है 11 लिखी है मीटर में, यूनिट ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा गलती यूनिट की इसी में, इसी चैप्टर में होती है, इसी एक्सरसाइज में होती है। ठीक है, तो लेंथ 11 लिखी है, ब्रेथ 6 है, हाइट 5 है, सॉल्व करना है। जबकि रेडियस, इसकी रेडियस जो है वो 3.5 मीटर, चलो यूनिट तो सेम दी हुई है। हाइट निकालनी है भाई, अब फिर वही बात है भाई। तो अगर यहाँ से पानी इसमें ट्रांसफर कर रहे हो तो मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल होनी चाहिए। बस दोनों तरफ फॉर्मूला रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को भी क्वेश्चन कठिन लग रहा हो तो बता देना, सॉल्व करके बता देंगे। क्या करना है, सिंपल सिलेंडर है, हमें पता है सिलेंडर में तीन चीजें पता होनी चाहिए, सॉरी कोन में, सॉरी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में तीन चीजें पता होनी चाहिए। सिलेंडर है, सिलेंडर में दो चीजें पता होनी चाहिए। क्यूबॉइड में तीनों चीजें दी हैं, सिलेंडर में एक चीज दी है, एक चीज नहीं पता है, तो वो निकालने के लिए हमें सिंपली बस इतना करना है कि दोनों को कंपेयर कर लेना है। कंपेयर कौन से फॉर्मूले से करना है, क्योंकि वॉल्यूम का कंपैरिजन दिया है इसलिए वॉल्यूम वाला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखो स्फेयर के भी क्वेश्चन है, और अच्छे खासे स्फेयर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो स्फेयर स्फेयर भी पढ़ ही लेना। ठीक है, स्फेयर की एक्सरसाइज मत लगाना, लेकिन स्फेयर के फॉर्मूले तो जरूर पढ़ लेना, कि हो सकता है क्या पता आ जाए भाई। अगर आ जाएगा तो रोक तो सकते नहीं है भाई, अब स्फेयर का क्वेश्चन आ गया हम नहीं करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज थर्ड, ये फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ तो है ही आपके कोर्स में। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ में स्फेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन है। इतना 8 मेटेलिक स्फेयर ईच ऑफ रेडियस, अब ये भी वही है, 8 मेटेलिक स्फेयर, छोटे छोटे स्फेयर हैं। ठीक है, अब दोनों स्फेयर है इस केस में, एक स्फेयर 1 मान लेते हैं हम, इन सबको पिघला के एक बड़ा स्फेयर बनाया गया है, इसको स्फेयर 2 मान लेते हैं। तो अगर इनको पिघलाया गया है इसको बनाने के लिए, मतलब छोटे वाले जो स्फेयर हैं, स्फेयर स्मॉलेस्ट मान लेते हैं, इनकी वॉल्यूम जो है इंटू 8, सबको मिला के इतनी वॉल्यूम हो गई। ये जो होनी चाहिए बड़े वाले स्फेयर की वॉल्यूम के इक्वल होनी चाहिए। तो ये इसको इक्वेशन को इक्वल कर देना, जब रेडियस छोटे वाले की दी है 2 सेंटीमीटर में, और बड़े वाले की रेडियस निकालनी है, एक ही वेरिएबल होता है, यहाँ से यहाँ वैल्यू सॉल्व करोगे, रेडियस तुरंत निकल आएगी। आगे बढ़ते हैं भाई अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, नोट करते जाना भाई सब। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास, वो ये है भाई। क्या लिखा है, अ हॉलो कॉपर पाइप ऑफ इनर, अब देखो हॉलो कॉपर पाइप है, तो कॉपर हॉलो वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम ऐसे बना देते हैं पहले। तो ये हमने ऐसे बना दिया, ये इधर गया और ये इधर गया, ऐसे करके। तो ये हमने हॉलो पाइप है बना दिया भाई। ठीक है, एक हॉलो पाइप है, तो हॉलो पाइप में हमें पता है, तुम्हें पहले हमने हॉलो पाइप का मतलब हॉलो सिलेंडर हो गया।
अब हॉलो सिलेंडर में 3 पैरामीटर होते हैं, एक स्मॉल अंदर की रेडियस होती है, एक बाहर की रेडियस होती है, और एक हाइट होती है जो दोनों में कॉमन होती है। तो ये 2 पैरामीटर हमने लिख लिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है भाई, हॉलो कॉपर पाइप का इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, मतलब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, आर हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, और कैप स्मॉल एच लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। इनर डायमीटर जो है वो 6 है सेंटीमीटर में, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया इनर रेडियस। आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो मतलब 10 का आधा मतलब 5 सेंटीमीटर आउटर रेडियस हो गया। इफ द सॉलिड इज मेल्टेड, सॉरी, इफ इट इज मेल्टेड, अब इसको पिघला दिया गया है, पिघला के क्या बनाया गया है, एक नया सिलेंडर बनाया है, तो इसको सिलेंडर सिलेंडर 2 कर लेते हैं, जो कि सॉलिड है। सॉलिड है तो मतलब एक ही सिलेंडर है, ये एक ही सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का जो केस होता है उसमें तुम समझ सकते हो कि 2 सिलेंडर हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, और सॉलिड सिलेंडर केस में एक ही सिलेंडर है जिसकी हाइट एच हो जाएगी। अब इसकी हाइट हम कैपिटल एच ले लेते हैं, आर को क्या ले, हम आर को आर डैश ले लेते हैं, इसका रेडियस आर डैश मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट एच डैश, दोनों को समान एक जैसा रखते हैं, तो इसकी हाइट जो है एच डैश मान लेते हैं। ठीक है, या स्मॉल एच डैश मान लेते हैं। हाइट आर डैश है और रेडियस एच डैश है। ठीक है, मान लिया हमने। तो फाइंड करना है कि डायमीटर क्या होगी इसकी। अच्छा, हाइट भी है, अच्छा सेम हाइट का है, तो अच्छा मानने की जरूरत ही नहीं है, इसकी हाइट भी एच हो गई। ठीक है, रेडियस निकालनी पड़ेगी हमें, रेडियस निकालने के लिए इसकी वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर की जो हॉलो सिलेंडर में हमने तो बताया 2 सिलेंडर होते हैं, तो हमने इसको सिलेंडर ए मान लिया बाहर वाले को, और अंदर वाले को अगर हम सिलेंडर बी मान लें। ठीक है, 2 सिलेंडर होते हैं तो फॉर्मूले भी वैसे ही लगेंगे। और अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है टोटल, तो बाहर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम जो है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो बाहर वाला है सिलेंडर ए, उसको माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाली सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस कर दो, बची हुई वॉल्यूम जो है वो हॉलो सिलेंडर की वो आ जाएगी। तो क्या करेंगे भाई, बाहर वाले का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की वॉल्यूम ये होती है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो इसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ा था, पाई पाई और एच को बाहर निकाल देते थे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये वॉल्यूम होती है हॉलो सिलेंडर की। फॉर्मूला भी पढ़ा है, फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसे बना भी सकते हो। उसके बाद ये जो होगी वो इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी भाई, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं। ये जो है वो इक्वल हो जाएगी इस वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो इस वाले सिलेंडर में तो एक ही सिलेंडर है, तो एक ही वॉल्यूम होगी, पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच डैश। ठीक है, ये हो गया, डैश डैश में लिखा है, तुम्हें कोई और टर्म पसंद तो वो लिख लेना। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आर डैश की वैल्यू निकालनी है, वो डायमीटर निकालना याद कर लेना, इससे रेडियस आएगी, उससे डायमीटर निकाल लेना। तो सोल्यूशन वाले क्वेश्चन है ज़्यादातर, कुछ कर दिमाग लगाने वाले बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तुरंत देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है। ठीक है, कई सारे स्फेयर वाले भी हैं। एक और क्वेश्चन है भाई ये, एक सेकेंड रुकना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10 करा रहे हैं, अरे एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 भाई ये है, क्या लिखा है, a well with inner diameter of this is dug 22 meter deep. The soil taken out of it has been spread evenly all around it of a width it to a width of 5 meter to form an embankment. Find the height of embankment. अब ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये हमारे पास जमीन थी। ठीक है, जमीन में हमने खोदा, ठीक है, क्या बनाने के लिए, वेल बनाने के लिए, मतलब कुआं बनाने के लिए। तो जो कुआं होता है वो ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल शेप होता है, तो ऐसे करके
ऐसे करके हमने कुआं खोदा। ठीक है, ये हमने जमीन के अंदर कुआं जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो बना दिया। ठीक है, तो मतलब एक हमें सिलेंडर मिल गया, क्वेश्चन में एक सिलेंडर बोल रहा है। अब कुआं जब खोदोगे तो मिट्टी निकलेगी। उस मिट्टी का क्या किया है भाई, उस मिट्टी से इसके कोने में क्या है, दीवार खड़ी कर दी है। ठीक है, दीवार या जो भी मान लो, थोड़ा सा एरिया खड़ा कर दिया है। अब ये बताओ कि जो एरिया बनाओगे इसके ऊपर जो एरिया बनाओगे या इसको जब कवर करोगे, तो वो भी तो एक सिलेंडर ही बनेगा। वो भी तो एक सिलेंडर ही बनेगा। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला जो बनेगा, अब ये यही अंतर है इसमें, ऊपर वाला जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ऊपर वाला ऐसे तुमने मिट्टी बिछाई है तो ऐसे बिछेगी मिट्टी, ये पूरी मिट्टी बिछाई हुई है तुमने। ठीक है, ये नीचे वाला जो सिलेंडर है, इसको सिलेंडर वन बोल देते हैं। सिलेंडर वन जो है, तो सिलेंडर वन जो है वो सॉलिड सिलेंडर बनेगा। सिलेंडर वन जो है वो एक ही सिलेंडर है, इसलिए हम इसको सॉलिड सिलेंडर बोल रहे हैं। इसलिए सॉलिड नहीं बोल रहे क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये खाली तो अंदर से है लेकिन बाहर वाले रेडियस का हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एक सॉलिड सिलेंडर है, मतलब इसके पास एक ही रेडियस होगी और एक ही हाइट होगी। मान लिया भाई। ठीक है, दूसरा सिलेंडर जो है दूसरा सिलेंडर जो है जमीन के ऊपर बन रहा है। ये जो बन रहा है वो दूसरा सिलेंडर, ये वाला जो है। ठीक है, ये जो है सिलेंडर टू है भाई। ठीक है, ये जो टू सिलेंडर है, सेकंड सिलेंडर है ये जो। ठीक है, ये वाला, इस सिलेंडर के पास, बड़ा शीशा लेदर हो गया डायग्राम में, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इस सिलेंडर के पास एक इनर रेडियस भी होगी। क्या माने, इनर रेडियस को आर मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। एक आर आउटर रेडियस भी होगी। आउटर रेडियस को आर वन मान लेते हैं, इनर रेडियस को आर टू मान लेते हैं। ठीक है, या आर आई मान लेते हैं, आर ओ मानते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इनर रेडियस को आई आर आई मान लिया, इनर रेडियस होगी। आउटर रेडियस को आर ओ मान लिया। और हाइट तो ऑब्वियसली होगी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर बन रहा है, जो मिट्टी से हम बना रहे हैं, वो हॉलो सिलेंडर है। और जो सॉलिड नीचे बन रहा है वो सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर कहने का मतलब ये है कि उसके पास एक ही रेडियस होगी, एक ही हाइट होगी। बाहर जो बन रहा है उसके पास दो रेडियस होंगी, दो हाइट होंगी। ठीक है, उससे कैलकुलेशन में थोड़ी फर्क पड़ जाएगी, क्या फर्क पड़ेगी देखते हैं। तो कह क्या रहा है भाई अब, इसका जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर का डायमीटर है। और 22 मीटर नीचे खोदा गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 22 मीटर है भाई, मान ली। मतलब रेडियस हो गया 3 मीटर का, और हाइट हो गई 22 मीटर। ये बात तो पता चल गया नीचे वाले सिलेंडर की, सिलेंडर वन के बारे में। और क्या पता है भाई, और हमें पता है कि स्प्रेड आउट इवनली। अच्छा हाँ ठीक है, बाहर वाले की जो विथ है, बाहर वाले की जो ये चौड़ाई है, और कुछ नहीं दिया, ये जो चौड़ाई है वो 5 मीटर की है। ये जो चौड़ाई है बाहर वाले की वो 5 मीटर की है। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से अगर रेडियस नापोगे तो अंदर वाला रेडियस तो उतना ही हो जाएगा ना जितना इसका रेडियस है। मतलब अंदर ये जो चौड़ाई है इतनी पूरी, वो तो बराबर ही है। तो मतलब इसका रेडियस 3 मीटर है, तो इसका रेडियस अंदर वाला भी 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 3 मीटर अंदर वाला रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद ये जो है वो कितने, 5 मीटर की चौड़ाई है, 5 मीटर की थिकनेस है इसकी। तो जो आउटर रेडियस हो जाएगा, अंदर की रेडियस प्लस थिकनेस कितनी है, मतलब 8 मीटर आउटर रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब हाइट नहीं पता ना, अच्छा हाइट निकालनी है। अब हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जो मिट्टी आई है इसको बनाने के लिए वो जमीन खोद के ही आई है। मतलब सिलेंडर वन की जो वॉल्यूम होगी वही सिलेंडर टू की भी वॉल्यूम होगी। ठीक है, अब बस फॉर्मूला लगा दो। सिलेंडर वन की जो वॉल्यूम है, सिलेंडर वन क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, तो इसकी वॉल्यूम जो होगी वो पाई आर स्क्वायर एच होगी। लेकिन सिलेंडर टू पे ध्यान रखना, ये एक हॉलो सिलेंडर टाइप का है, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो पाई, बैक लिख देते हैं, पाई एच होगी। ठीक है, अच्छा वैसे लिख देते हैं, बाहर वाले की होगी पाई कैपिटल मतलब आर ओ स्क्वायर इंटू एच, माइनस अंदर वाले की होगी पाई आर आई स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, जिसको हम आराम से बोलते हैं आर एच, नहीं पाई एच बाहर निकाल दिया, आर ओ का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, आंसर तुरंत
आ जाएगा, इसको भी नोट कर लो भाई। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, दिक्कत हो रही हो तो बता देना भाई, रुक रुक के बताएंगे, नहीं तो फिर हम तो चला रहे हैं तेज। अब एक और क्वेश्चन है भाई, ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन, एक सेकंड। हाँ, तो एक क्वेश्चन ये है भाई, ठीक है, इसको भी समझते हैं। a cylindrical can of internal diameter 21 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल कैन है, मतलब एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है जिसकी इंटरनल डायमीटर 21 सेंटीमीटर कंटेन वाटर मान लिया। A solid sphere whose diameter is this is lowered into cylindrical can. The sphere is completely immersed in the water. Calculate the rise in water level assuming no water overflows। अब ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक सिलेंडर है, ये हमने सिलेंडर बना दिया, ये हमने बड़ा सा सिलेंडर बना दिया भाई, ठीक है, ये हमने बड़ा सा सिलेंडर बना दिया। थोड़ा और अच्छा बना देते हैं भाई, ये इधर गया, ये ऐसे बना दिया। इस सिलेंडर में सिंपल, एक सिंपल सिलेंडर है तो रेडियस और हाइट होनी चाहिए। इसकी डायमीटर 21 लिखी है तो रेडियस हो गई 21/2 सेंटीमीटर्स में दिया है। हाइट के बारे में अच्छा लिखा है, नहीं नहीं हाइट के बारे में कुछ नहीं दिया है। अब इस सिलेंडर में कुछ पानी होगा, ये है पानी, ठीक है, पूरा सिलेंडर नहीं भरा है, इतना पानी भरा है सिलेंडर में, और इसी हाइट को हम एच मान लेते हैं सपोज करो। अच्छा देखते हैं पहले क्या मानना है वो देखते हैं। अब इस सिलेंडर में एक स्फेयर को डाला गया है, मतलब स्फेयर छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, एक स्फेयर है, अ, ऐसे स्फेयर को यहाँ पे डाला गया है पानी के अंदर। अब ये बताओ, फिर हम हटा देते हैं एक मिनट ये अगर ये पानी का ग्लास होता, पानी के ग्लास के अंदर या बाल्टी के अंदर तुम कुछ डालते हो तो पानी का लेवल थोड़ा बढ़ता है ना, मतलब अगर पानी के अंदर कुछ डालेंगे तो पानी का लेवल होगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब मान लो नया लेवल ये है, ठीक है, पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया है, हमने मान लिया। कब आया है यहाँ पे, जब हमने अंदर जो है स्फेयर डाल दिया है। तो मतलब पहले तो दो फिगर है इस क्वेश्चन में, एक स्फेयर है और एक सिलेंडर है। सिलेंडर में ये चीज़ दी है, स्फेयर में जो है डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, मतलब स्फेयर का रेडियस हो गया 10.5/2 सेंटीमीटर मान लिया हमने। इसको जब स्फेयर में डाला गया तो उसकी हाइट यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है, उसकी हाइट बढ़ गई। तो अब कैलकुलेट करना है कि राइज इन वाटर कितना हुआ होगा। तो अब ये क्वेश्चन है सोचने वाला, अब इसके बारे में बताओ जरा कैसे करेंगे, किसी को आइडिया है तो। सर राइज उतना ही करेगा जितना स्फेयर का वॉल्यूम होगा। जितना, स्फेयर का वॉल्यूम होगा। हाँ जितना स्फेयर का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर राइज करेगा। वेरी गुड भाई। तो क्या लॉजिक लगाना है इसमें, अब ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। क्या लॉजिक लगाना है इसमें, जितना स्फेयर का वॉल्यूम होगा उतना ही ये राइज करेगा, ठीक है, जितना स्फेयर का वॉल्यूम, अब उतना ही ये राइज करेगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं, काम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है वो उतना ही राइज करेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है वो इस वाले, ये जो सिलेंडर बन रहा है अंदर, और यही इस क्वेश्चन का जो है पॉइंट है जो हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में सिलेंडर बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है, रेडियस दी हुई है, एक सिलेंडर तुम चाहो तो ये भी सबसे बड़ा सिलेंडर है। एक सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक जब पानी नहीं डाला था तब भी है। एक सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर मानो तो वो भी एक सिलेंडर ही दिख रहा है। एक सिलेंडर जो है यहाँ से यहाँ तक वाला भी सिलेंडर है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें यही करना है कि हमें हमें किस सिलेंडर की जरूरत है या किस सिलेंडर को हम सॉल्व करेंगे वही हमें निकालना है, ठीक है। और वो पता कैसे चलेगा, हमें दिया क्या उससे पता चलेगा, ठीक है। सिंपली होता क्या है, जब कोई चीज अंदर डालते हो पानी के तो पानी उतना ही राइज करता है जितनी उसकी वॉल्यूम होती है, ठीक है। किस चीज की, जो चीज अंदर डाली है उसकी वॉल्यूम होती है, ठीक है।
तो अगर ये स्फीयर डाला गया है, इसकी वॉल्यूम वी एस है, तो वो इक्वल होनी चाहिए जो हमने ये शेड किया है इस वाले सिलेंडर के इक्वल। ठीक है, ये जो सिलेंडर हमने शेड किया है, ये जो पोर्शन ऑफ वाटर दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो वाले सिलेंडर के इक्वल होगी। तो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ राइस इन वाटर। ठीक है, तो किसी और चीज, किसी और सिलेंडर को ना मानने के बजाय हम अपने आंसर में कौन सा सिलेंडर लेंगे भाई? हम अपने आंसर में, हमने अपने क्वेश्चन में सॉल्व करने में यही वाला सिलेंडर ले लेंगे। इसकी हाइट एच ही रखना चाहते हो तो एच ही रख लो, एक्स रखना चाहते हो तो हम एक्स मान के चलते हैं। ठीक है, उस केस में बड़ा सिंपल हो जाता है। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। ठीक है, जब तक तुम्हें सिलेंडर नहीं मिलता है तब तक ये क्वेश्चन कठिन था। एक सेकंड। हाँ, जब तक तुम्हें सिलेंडर नहीं मिलता है तब तक ये क्वेश्चन कठिन था। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। तो इस केस में हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है? पाई, सॉरी, 4 πr³ अपॉन 3, जो कि इक्वल हो जाएगा इस वाले सिलेंडर के, इस वाले सिलेंडर की वॉल्यूम हो जाएगी πr²h। ये कैपिटल R³ हो जाएगा और ये πr²h हो जाएगा। जिस केस में h की जगह तुम x रख लेना, 4 पाई हो जाएगा। R² की जगह तुम रखोगे 10.5/2, इसका क्यूब अपॉन 3, और पाई पाई तो कट ही जाएगा वैसे तो। आर की जगह तुम रखोगे 21/2 का स्क्वायर, इंटू एच की जगह रखोगे एक्स। इसमें से एक्स सॉल्व करने के लिए तुम्हें वैल्यू सॉल्व करनी है, सब बाकी सबको दिया है तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो आ गया ना? हाँ, नहीं आया तो बोल देना भाई। इससे एक और बता दीजिए। एक और बताते रहे भाई। देखो, बस जानना इतना है इस क्वेश्चन में कि एक सिलेंडर दिया है। ठीक है, सिलेंडर में हमें खाली एक रेडियस दी है। सिलेंडर दिया है और सिलेंडर में रेडियस दी है। ठीक है, रेडियस और हाइट में से खाली रेडियस दी है 21.2 सेंटीमीटर। उसके बाद एक स्फेयर दिया है, एक स्फेयर दिया है जिसकी रेडियस दी है 10.5/2 सेंटीमीटर। ये तो यूनिट हो गई। स्फेयर भाई ये बना दिया। ठीक है, जब स्फेयर बाहर था तो इस सिलेंडर में पानी कितना था? इतना था। ठीक है, जब सिलेंडर, सॉरी, जब हाँ, स्फेयर बाहर था तब इतना पानी था इसमें। ठीक है, यहाँ तक पानी था, पूरा पानी नहीं था, और पूरा पानी हमें चाहिए भी नहीं। अगर यहाँ तक फुल पानी अगर तुम ले लोगे, उसके बाद बॉल डालोगे तो पानी जो है वो बह जाएगा। इसलिए हमें ये मान के चलना है कि जो सिलेंडर था उसमें आधा पानी था, जितना भी पानी था। ठीक है, पानी के अंदर हमने डाली बॉल, पानी के अंदर ये बॉल हमने पानी के अंदर डाली। पानी के अंदर बॉल गई तो वाटर लेवल राइज करेगा ना। वाटर लेवल जो है वो मान लो यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, पानी गिर नहीं रहा है। क्या हमें कैसे पता गिर नहीं रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि दैट नो वाटर ओवरफ्लोज। ठीक है, पानी गिर नहीं रहा है, ये हमें इस चीज से पता है। तो मतलब कुछ नीचे पानी था, वो पानी ऊपर पहुंच गया। ठीक है, पानी ऊपर पहुंच गया। तो अब हमें निकालना है, हमें निकालना क्या है? ये राइज कितना हुआ, ये राइज कितना हुआ, इसको हम एक्स मान लेते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ से यहाँ तक राइज कितना हुआ ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने में, सब क्वेश्चन में मैंने बताया तुम्हें, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है, स्फेयर तो एक है। ठीक है, सिलेंडर बहुत सारे हैं। ठीक है, सिलेंडर बहुत सारे का मतलब एक ही सिलेंडर में एक तो बड़ा सिलेंडर है, मैं तो बताया। ठीक है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक वाला सिलेंडर है, पानी जितना बड़ा। एक जब स्फेयर नहीं गया था तब कितना पानी था, उसका भी सिलेंडर है। अब फर्क ये पड़ता है कि हम कौन सा सिलेंडर यूज करेंगे। ठीक है, एक ये वाला सिलेंडर भी है। ठीक है, शेप, इस शेप में बहुत सारे सिलेंडर दिख रहे हैं, हमें कौन सा सिलेंडर यूज करना है वो हम पता लगा लेंगे और फिर उसी को हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन को ओवर पॉपुलेट करे बिना हम क्या करेंगे, सारे सिलेंडर हटाएंगे और हम बस इतनी बात करेंगे, हमें चाहिए तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना। और हमें एक रिलेशन पता है कि पानी के अंदर जो स्फेयर डाला है, इसकी वॉल्यूम, ये जो स्फेयर है वो इक्वल होनी चाहिए पानी के अंदर जितना राइज हुआ है। पानी के अंदर राइज हुआ है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यही चीज़ यहाँ, ये जो लिखी है ये पूरी है।
पीछे की तरफ, और ये जो है ये ये जो पोर्शन ऑफ सिलेंडर तुम्हें दिख रहा है, अगर मैं फिर से बना दूं उस सिलेंडर को, तो ये लो, ये जो सिलेंडर तुम्हें दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है। ये उतना पानी है जो जो वो पानी का लेवल बड़ा है जब ये हमने स्फेयर अंदर डाला है। ठीक है, तो मतलब स्फेयर की वॉल्यूम जो है वो इक्वल होनी चाहिए इस बड़े हुए पानी के लिए, बड़े हुए पानी वाले सिलेंडर के लिए। इंक्रीज इन, नहीं, सिलेंडर विच इज फॉर्म्ड, पूरा लिख लेते हैं, विच इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर राइजेस, व्हेन वाटर राइजेस। किस सिलेंडर की बात कर रहे हैं? इस वाले सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ये कौन सिलेंडर है? ये वो सिलेंडर है जो कि बना है जब हमने पानी अंदर, सॉरी, स्फेयर हमने अंदर डाला है। तो उस केस में अगर हम बात करें तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, अब हम सिंपली वैल्यू रख देंगे। ठीक है, वैल्यू रखने के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। किसका? स्फेयर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस केस में रेडियस तुम यूज करोगे क्या? रेडियस तो चाहे नीचे वाला सिलेंडर बोलो, ये वाला सिलेंडर बोलो, चाहे ये वाला सिलेंडर बोलो, चाहे ऊपर वाला बोलो, चाहे इसके ऊपर वाला बोलो, सब में जो रेडियस हो तो सेम ही होगी ना। तो रेडियस क्वेश्चन में दी हुई है, पाई लिख दिया तुमने, रेडियस तुम 21/2 यूज करोगे, ये रेडियस है। हाइट क्या यूज करोगे? अगर हम ये छोटा वाला सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो इसी की तो हाइट यूज करेंगे, तो इसलिए हमने हाइट की जगह एक्स लिख दिया है। ठीक है, अब आर एच एस में वैल्यू डालना आसान है, 4/3 पाई हो जाएगा, आर की जगह तुम लिख दोगे 10.5/2, ये सब वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी। पाई पाई चाहो तो काट देना, फिर सॉल्व कर लेना, इसको जब सॉल्व करोगे तब एक्स की वैल्यू आएगी। अब समझ में आया? बस यस हम, सर। हाँ, मसला बस ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेंडर का हम यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम कराते नहीं है, चलो देख लेते हैं एक बार, देखिए आता है कि नहीं आता है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, खाली कास्टिंग कर रहे थे। ये जो है ये सिलेंडर वाला, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अभी इसी की जगह आप देखो, इसी की जगह शेप चेंज कर सकते हैं। अब शेप कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता है। सिलेंडर के अंदर कोन डाल दो, तब भी बात वही पड़ेगी कि कोन का जो वॉल्यूम है उतना ही राइज इन वॉल्यूम होगा। तो उस केस में यही पोर्शन चेंज इन जो वॉल्यूम है उसको हम यूज कर लेंगे। कोन के अंदर स्फीयर डाल दो, कोन के अंदर सिलेंडर डाल दो, ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन लॉजिक यही लगेगा। ठीक है, इसी लॉजिक के आधार में हम नया क्वेश्चन तुम्हें दिखाते हैं। इसमें क्या दिया है, देर इज वाटर। अब इसमें भी सिलेंडर दिया है और सिलेंडर में वाटर की हाइट भी दी है, ठीक है, रेडियस भी दी है। इनसाइड द वाटर देर इज अ स्फीयर। अच्छा, वाटर में स्फीयर है, ठीक है, विच इज completely immersed। ठीक है, बाय व्हाट हाइट विल गो डाउन। अब इसमें देखो एग्जैक्टली उल्टा क्वेश्चन है, हम समझाते हैं जरा। एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है। सिलेंडर हमने ये बना दिया, सिलेंड्रिकल ग्लास है जो कि ऐसा बन गया हमारे पास। ये हम इस कलर से नहीं करते हैं। सिलेंड्रिकल ग्लास जो है हमारा, ये बन गया। ठीक है, ये हमारा सिलेंड्रिकल ग्लास बन गया। इसमें कुछ पानी भी है, तो हमने यहाँ पे मान लो इतना पानी है इसमें। ठीक है, सिलेंडर के पास रेडियस होती है, हाइट होती है, और स्फेयर के पास कैपिटल आर होती है, हमने लिख दिया। ठीक है, क्या क्या दिया वो भी देख लेते हैं। आ, से इसकी हाइट देखो, पानी की हाइट दी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है भाई, और दिया हुआ है 8, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। रेडियस हम लिख लेते हैं, अभी हाइट नहीं लिखते हैं। ठीक है, और स्फेयर की डायमीटर, हाँ, स्फेयर की डायमीटर दी है 12, मतलब 6 सेंटीमीटर इसकी भी रेडियस है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो ये स्फेयर पहले से अंदर गया हुआ था, जितना भी छोटा जितना भी बड़ा है ये स्फेयर अंदर गया हुआ था। फिर हमने क्या किया, इस स्फेयर को बाहर निकाल दिया। इस स्फेयर को जब बाहर निकालोगे तो पानी की हाइट कम होगी ना। एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ दैट क्वेश्चन है, और करना एग्जैक्टली वैसे ही है। जब इस स्फेयर को बाहर निकालोगे तो पानी की हाइट हो जाएगी कम। ठीक है, अब उस केस में भी हमें पता है कंडीशन तो वही फॉलो होगी ना। कंडीशन क्या फॉलो फॉलो होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो हो जाएगा
वो चेंज इन वॉल्यूम तो होगा, चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम का मतलब कौन सी वॉल्यूम? चेंज इन वॉल्यूम का मतलब ये जो अंदर ये सिलेंडर बन रहा है ये वाला, वो वाले सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा है, थोड़ा डिफरेंस और कुछ नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है पूछने में कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये 14 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा है एट व्हाट हाइट विल द वाटर गो। वाटर किस हाइट तक जाएगा, मतलब ये वाली हाइट निकालनी है। इसको हम ले लेते हैं, कितना ले लें, एक्स ले लेते हैं चलो। ठीक है, ये हाइट निकालनी है। तो हमें पता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे सॉल्व तो हमें इस वाले सिलेंडर को करना पड़ेगा ना, जो हमने शेड किया है ये वाला, सॉल्व तो इसको करना। तो यहाँ से लेके बेस से लेके यहाँ तक की टोटल हाइट है 14। हमने पानी निकाला, हमने सॉरी हमने स्फेयर निकाला, तो पानी नीचे गिर जाएगा। पानी कहाँ तक नीचे गिरा? एक्स हाइट तक नीचे गिरा। ठीक है, इसको हमने एक्स ले लिया, इस वाली हाइट को हम वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो अब चाहो तो तुम भाई तुम एक ही बार में सॉल्व कर दो। ठीक है, एक ही बार में, चलो बाद में बताते हैं। पहले तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होती है वो 4 पाई कैपिटल 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगी, कैपिटल आर क्यूब हो जाएगी स्फेयर की वॉल्यूम। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल रखेंगे, मतलब ये जो चेंज हुआ है उसके इक्वल रखेंगे, मतलब हो जाएगा पाई स्मॉल आर, रेडियस सबके सारे सिलेंडर जो बने सबकी रेडियस सेम है। हाइट क्या रखेंगे, हाइट ये जो चेंज वाली हाइट है, इतनी वाली हाइट है उसको रखेंगे, तो हाइट की जगह हम वाई रखेंगे। कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर पता है, जब सॉल्व करोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वाई की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 14 है, 14 सेंटीमीटर जो भी लिखा है। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट तो सेम है मेरे ख्याल से, यूनिट का ध्यान रखना। टोटल हाइट 14 है। इतनी हाइट जब तुम सॉल्व करके निकाल दोगे, मान लो 5 आ गई, ठीक है, हमें पता नहीं है, मान लो 5 आ गई इतनी हाइट, तो ये जो नीचे वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक पूछी वो तो पता चल जाएगा ना। 40 - 5 करोगे आंसर आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, तुम चाहो तुम डायरेक्टली करना चाहते हो तुम डायरेक्टली ही रख दो। मतलब सिंपल सी बात है, टोटल हाइट अगर तुम्हारी 14 सेंटीमीटर है, इतनी हाइट एक्स है, तो ये जो हाइट जिस हाइट की हम बात कर रहे हैं वो हो जाएगी 14 - x। तो क्वेश्चन में ही तुम y की जगह क्या रखोगे, 14 - x रख देना और सॉल्व करना, x के टर्म में आंसर तुरंत आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, पहले बीच वाले की हाइट निकालो फिर जो है वो भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला होता है कि जो चीज अंदर डाली है, ठीक है, या जो भी चीज बाहर निकाली है, स्फेयर है, कोन है, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी चीज अंदर गई है बाहर निकली है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम इक्वल होगा चेंज इन वॉल्यूम के, या चेंज इन लेवल के, जो भी बोल लो। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ये हो गया, चेंज इन लेवल ये हो गया, जो भी मान लो उसके इक्वल होगा। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है चलो, तुम क्या बता रहे थे? बस ये फॉर्मूला याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगी वो किसके इक्वल होगी भाई, चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होगी। ठीक, हाँ ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होगी, जो भी चीज़ है स्फेयर डाली कुछ भी डाली है वो उसके इक्वल होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होपफुली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है भाई, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, नीचे ले आते हैं। अच्छा, ठीक है, लिखा हुआ है अ सॉलिड मेटेलिक सर्कुलर सिलेंडर, एक, ठीक है इतना बड़ा लिखा है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बस सिलेंडर लिखा है सिंपली, एक सिलेंडर है भाई, ये है सिलेंडर। अरे यार, एक सिलेंडर हमने बना दिया कुछ ऐसा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर हमने बना दिया, जिस सिलेंडर के पास रेडियस भी होती है हाइट भी होती है वो भी लिख दिया हमने। सिलेंडर की रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर लिखी है मान लिया,
सिलेंडर की हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर लिखी है, ये भी मान लिया। अब क्या लिखा है, मेल्ट किया गया। मेल्ट किया गया तो मतलब वॉल्यूम की बात आ गई। मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया है स्मॉल क्यूब में, तो मतलब दूसरा जो फिगर है वो क्यूब है। क्यूब हमने ये बना दिया। अब एक नहीं है, शायद एक से ज्यादा क्यूब है। हाँ, स्मॉल क्यूब ऑफ एच। अब क्यूब में बस एक ही चीज होती है, एक साइड में पता चल जाए, बस सब कुछ पता है हमें। तो छोटे क्यूब बनाए गए हैं सिलेंडर से, ठीक है, और उसकी जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, हमने मान लिया भाई। हाउ मेनी सच क्यूब्स कैन बी मेड। अब ऐसे कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब, जितने क्यूब बनाए गए हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। यही तो होगा कि अगर 100 रुपये तुम्हारे पास हैं, ठीक है, तो और एक जो चीज़ है या एक आइटम की कीमत 10 रुपये है, तो ऐसे कितने आइटम खरीद सकते हो। वो निकालने के लिए यहाँ पे एन लगा दो, या एन की वैल्यू हो जाएगी 100। टोटल वॉल्यूम कितनी है 100, और एक की कितनी वॉल्यूम है 10। तो सिंपल यूनिटरी मेथड है, जो आई होप समझ गए होगे तुम, फॉर्मूला जो हमने बनाया है यहाँ पे। तो अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो एन हमें निकालना है, एन की वैल्यू पता चल गई, उससे पता चल गया। अब देखिए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, और क्यूब की वॉल्यूम होती है ए स्क्वायर, या ए क्यूब, सॉरी, ए क्यूब होती है, ठीक। तो पाई की वैल्यू तो पता ही है, रेडियस हमें पता है 14 स्क्वायर, ठीक है, देख लेना डायमीटर तो नहीं लिखी है, हाँ रेडियस ही लिखी है, इनटू हाइट। हाइट क्या है 12 है, इज इक्वल टू एन, इज इक्वल टू, इसकी जगह 2 लिख दिया क्यूब में, ठीक है। यूनिट भी चेक कर ली, यूनिट सही है कि नहीं, दोनों में सेंटीमीटर है, यूनिट सही है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं, पहली चीज़ तो यूनिट का अच्छे से ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा कास्टिंग वाले क्वेश्चन में ही दिक्कत होती है, कोई सेंटीमीटर में, कोई लिखा है मीटर में लिखा है, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो, गलत कराते हो, ठीक है, आंसर गलत आ जाएगा। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट गलती नहीं करना। दूसरी चीज़ डायमीटर जो है उसका ध्यान रखना। कई बार जल्दबाजी में हमने डायमीटर की जगह रेडियस रख दिया, 2 से डिवाइड करना भूल गए। तो ये दो जो है बहुत बड़ी सिली मिस्टेक है जिनसे नंबर कटते हैं। तो ये दो मिस्टेक का थोड़ा पहले से ही ध्यान रखना कि ये दो मिस्टेक तो ना करें, ठीक है। कोई और मिस्टेक करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर पे कर लेना जितनी करना चाहते हो। लेकिन इन दोनों मिस्टेक को दिमाग में याद रखना कि डायमीटर लिखा है तो 2 से डिवाइड करना मत भूलना प्लीज। सबको पता रहता है, तब भी सब लोग गलती करके आते हैं क्योंकि जल्दबाजी, ठीक। तो ये जल्दबाजी मत करना, यूनिट और इसका सही सही क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे अच्छे सोल्यूशन जो है, आसान आसान क्वेश्चन वो गलत हो जाते हैं क्योंकि यूनिट या फिर डायमीटर जो है वो गलत हो गई, ठीक है। अब एक और नया क्वेश्चन करते हैं भाई। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकना। चलो नोट कर लिया होगा होपफुली, आगे बढ़ते हैं। ये है, हाउ मैनी स्फेरिकल लेड लेड शॉट। स्फेरिकल लेड शॉट मतलब स्फेयर, ठीक है। तुम्हें बस ये पता करना है स्फेयर है कि सिलेंडर है या कोन है क्या है, बाकी सब तो स्फेरिकल लेड शॉट सब सिंपल है। डायमीटर जो है 4 है तो रेडियस हो गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब। अब ये उसका उल्टा है भाई, क्यूब लिया है, क्यूब से हमें स्फेयर बनाना है तो कास्ट करना है, ठीक है। ये हमने क्यूब बना दिया भाई, ये हमने क्यूब बना दिया। क्यूब का जो है वो एरिया, सॉरी साइड दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सी बात है। क्यूब बड़ा है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हो जाएगी वो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो जाएगी। कितने स्फेयर बना सकते हो, बड़ी चीज़ क्या है क्यूब, छोटी चीज़ क्या है स्फेयर, दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ लेड जो बना सकते हो या स्फेरिकल लेड शॉट जो बना सकते हो वो हमें पता चल जाएगा। ऐसे करने वाला क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक है, नेक्स्ट ये वाला भी वैसा ही है, एक बार देख ही लेते हैं उसको भी। कौन के क्वेश्चन कम कराएं, कौन के क्वेश्चन भी कर लेना।
एक सेकंड रुकना जरा। तो यहाँ पे है भाई, ये है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस इज मेल्टेड एंड देन रिकास्टेड इन स्मॉल कोन्स लिखा हुआ है, स्मॉल कोन्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हाइट दे, ठीक है। स्फेयर जो है, स्फेयर से हम छोटे छोटे कोन बना रहे हैं। सिंपली वॉल्यूम ऑफ स्फेयर शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बस कोन में भी स्फेयर लिखा है, स्फेयर में रेडियस दिया मतलब सब कुछ दिया है 10.5 सेंटीमीटर। कोन में हमें रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दी है 3 सेंटीमीटर। तो निकल गया सब कुछ। स्लांट हाइट निकाल सकते हो, लेकिन स्लांट हाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं है तो निकालना नहीं, ठीक है। तो वॉल्यूम इसकी पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी इसकी वॉल्यूम के 4 गुना ज़्यादा। तो एन की वैल्यू तुरंत यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे होगे, समझ रहे होगे। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। अब एक नया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है, देखो अब इसमें थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। अब जितना है घुमा फिरा सकते हैं उतना घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे, कुछ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन देने की गुंजाइश होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ, अब देखो यहाँ पे सरफेस एरिया दिया है, क्या है पहले देख लेते हैं। स्फेयर है, स्फेयर है हमारे पास जिसका सरफेस एरिया दिया है, मेल्ट किया गया है और छोटे स्फेयर से स्फेयर बनाया गया है, ठीक है। वैसे आने की उम्मीद कम है, लेकिन स्फेयर की जगह हो सकता है कौन आ जाए। तो सरफेस एरिया दिया हुआ है, रेडियस निकालना होता है, ये स्मॉल, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। कैपिटल सरफेस एरिया दिया है, मतलब कोन का, सॉरी स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ सिंपल, क्या बोलते हैं, सिंपल सर्कल। क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ सिंपल सर्कल, मतलब 4 पाई r स्क्वायर। मतलब 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू 616 है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो रेडियस तुरंत निकल आएगा इससे सॉल्व करके। जब रेडियस निकल आए, कैपिटल आ रहा है ये, सही कर लेते हैं इसको, कैपिटल आर स्क्वायर जो है, तो कैपिटल आर की वैल्यू तुरंत निकल आएगी यहाँ से। तो कैपिटल आर की जब वैल्यू आ गई तो फिर वही फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू ऑफ बड़े स्फीयर जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, वो n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर हो जाएगा। यहाँ से नंबर ऑफ स्फीयर निकाल लेना बस, ठीक है। इसमें बस घुमा फिरा के दिया था कि स्फीयर सरफेस एरिया से पहले सर वो रेडियस तक पहुंचो, रेडियस से जब पहुंच गए तो तुम वहां से सॉल्व कर दो। इतना काम करना है हमें, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, वाटर इज फ्लोइंग, इसको अच्छे अच्छे समझना इसको, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये वही वाला है तो। क्या लिखा हुआ है भाई, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर दिस in the cubical pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will the level of water in the pond rise to 21 सेंटीमीटर। अब ये देखो, सबसे पहले तो एक हमारे पास सिलेंडर है, एक पाइप है जो कि एक सिलेंडर होगा, ठीक है। ये है हमारे पास एक पाइप जो कि सिलेंडर है, ठीक है। ये पाइप सिलेंडर 1 मान लो। दूसरा हमारे पास सिलेंडर है, अच्छा क्यूब है, सॉरी सिलेंडर नहीं है, क्यूब है। तो ये सिलेंडर हो गया। दूसरा हमारे पास क्यूब है, या क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूबॉइड है ये, ठीक है, ढंग समझना, क्यूबॉइड है ये, ठीक है। अब इसमें स्पीड स्पीड दी हुई है, टाइम निकालना है, ये सब क्या जाम है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूबॉइड पे आते हैं, और क्यूबॉइड में हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। क्यूबॉइड में हमें दी है, हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए थी, रेडियस, सॉरी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 चीज़ें पता होनी चाहिए क्यूबॉइड में। इसमें से लेंथ दी है 50 मीटर, 50 मीटर लेंथ दी है, ब्रेथ दी है 44 मीटर, ठीक है।
हाइट के बारे में कुछ कहा गया है, हाइट बोला गया है कि कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे टाइम निकालना है, तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइम निकालना है, कितने टाइम में इसकी हाइट जो है 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, कितने टाइम में इसकी हाइट 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये निकालनी है। तो हम, और अच्छा सिलेंडर भी लिख लेते हैं, सिलेंडर में रेडियस और हाइट होती है, इसको कैपिटल आर एच कर लेते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल एच कर लेते हैं। अब पाइप में देखो रेडियस तो दी है, डायमीटर देखो 7 सेंटीमीटर दी है, 7 सेंटीमीटर दी है, डायमीटर 14 की है सॉरी, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। लेकिन सिलेंडर में हाइट तो दी ही नहीं है, अब हाइट का क्या करें, हाइट या विड्थ जो भी होती है, उसकी जगह हमें अजीब सी स्पीड टाइप की कोई चीज़ दी गई है। तो यहाँ स्पीड को कैलकुलेट करके या जो भी करके हम टाइम तक कैसे पहुंचे, वो बताना चाहेगा कोई, तो बताओ भाई। कोई बताना चाहेगा क्या करें इसमें? कोई आइडिया किसी को नहीं है? चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को, फिगर को थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, अच्छे से बना देते हैं। ये हमारे पास क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। अब क्यूबॉइड में ज़्यादा बड़ा बना दिया लग रहा है, चलो चल जाएगा। ये हमारे पास क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड में लगा है पाइप, क्यूबॉइड में लगा है पाइप, ऊपर लगा दो नीचे लगा दो भाई, जो तुम्हारा मन है जहाँ वो लगा दो। ये लगा है पाइप, ठीक है, पाइप लगा है। तो क्यूबॉइड में हमें लेंथ पता है, लेंथ क्या दिया भाई, 50 44, 50 दी है मीटर्स में, नहीं सेंटीमीटर में, 44 सेंटीमीटर में दी है, ठीक है। और, सर और मीटर में है। मीटर में है, यस सर। मीटर में, चलो 21 सेंटीमीटर, एक मिनट रुको यार, यूनिट मैच करा दे। अच्छा हाँ, ये तो हमने देखा ही नहीं था। तो ये मीटर में, ये मीटर, तो एक काम करते हैं, सबको मीटर में ही कर लेते हैं, ठीक है। हाइट जो है वो सेंटीमीटर में दी है। एक काम करते हैं, डायग्राम भी इतने बड़े की जरूरत नहीं है, हम डायग्राम छोटा ही बना देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। सबसे पहला काम तो, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहला काम तो, ये 50 लिखा था तो 5000 सेंटीमीटर हो गया, 44 लिखा था तो 4000 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट जो है वो सेंटीमीटर में दी है, एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं। हाइट जो है सेंटीमीटर में दिया है, बाकी सब मीटर में दिया है, ठीक है। तो इसको चेंज कर लिया, रेडियस तो, इसकी रेडियस तो सेंटीमीटर में दी है, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, पहले क्वेश्चन को पहले थोड़ा आसान करते हैं। ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में पानी भरना है, तो ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, लंबा पाइप बना दिया भाई हमने, ठीक है। इसकी जो विथ है वो 5000 है, हाइट जो है सॉरी, लेंथ जो है 5000 है, और विथ जो है वो 44 है, यहाँ लिख लेते हैं 44,000 है। और हाइट जो है, हाइट जो होनी चाहिए, हाइट जो होनी चाहिए वो कितनी, हमने यहाँ तक मान ली, मान लो। तो इसकी जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। फिर इसमें पानी भरना है। तो हम ये सब बातें छोड़ते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ से क्यूबॉइड को हटाते हैं, और हम बस इतना जानते हैं कि हमें कितनी वॉल्यूम भरनी है, कितनी वॉल्यूम भरनी है वो हम देख लें। तो अगर हम क्यूबॉइड को हटाते हैं और हम पूछते हैं तुमसे कि कितनी वॉल्यूम भरनी है, तो तुम हमें क्या बताओगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी तो भरनी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बता दोगे, सी यू, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो बताओगे, ठीक है। मतलब 5000, या हम वैल्यू बाद में रखेंगे, एल बी एच जो है, इतनी वॉल्यूम तुम्हें भरनी है, जिसमें एल बी एच तीनों की वैल्यू पता है। इतनी बात समझ में आई? हमने क्यूबॉइड को क्वेश्चन से हटा दिया, क्यूबॉइड है नहीं है हमें कुछ नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि हमें एक वॉल्यूम भरनी है, कितनी, वो कितना पानी भरना है, एल बी एच हाइट, एल बी एच का जो वॉल्यूम है उतना पानी हमें, एल बी एच सेंटीमीटर क्यूब पानी हमें भरना है, ठीक है, एल बी एच सेंटीमीटर क्यूब पानी भरना है। और अच्छा एक और चीज़ है इसमें, हम्म, चलो सेंटीमीटर में ही करते हैं, ठीक है। एल बी एच सेंटीमीटर क्यूब पानी भरना है, ठीक है। अब हम रेट की तरफ आते हैं, अब रेट को थोड़ा अच्छे सॉल्व करना पड़ेगा। रेट हमारी लिखी है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर आवर,
15 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है भाई? 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब अगर तुम समझ गए तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। 15 रेट लिखी है 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 15 किलोमीटर होती तो पानी को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कितना टाइम लगता? 1 घंटा लगता। यही तो मीनिंग है इसका, है ना? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं ना? पक्का? ये तो आसान था। ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में कहें, अगर इसी चीज को अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में कहते हैं तो हमें देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर। हम अभी पूरा हमने सॉल्व नहीं किया, बस हम लॉजिक लगा रहे हैं। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? एक सिलेंडर है तो यहाँ से यहाँ तक की वॉल्यूम जो हो जाएगी वो हो जाएगी इस सिलेंडर की वॉल्यूम, जो कि हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। स्मॉल में नहीं कैपिटल में। पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, मतलब कि पाई इंटू रेडियस है 7 का स्क्वायर इंटू हाइट है 15 सेंटीमीटर, 15 किलोमीटर। से किलोमीटर को भी सॉल्व कर लो भाई। 15 किलोमीटर को हमने लिख दिया 15,000। अगर मीटर में किया होता थोड़ा आसान होता। 3 जीरो लगाए तो हम मीटर में आ गए, 2 जीरो लगाए तो हम सेंटीमीटर में आ गए। अब ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है। आप ढंग से समझो। ठीक है, हमने क्या लिखा है वो समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम अच्छे से लिख लेते नो। हैं। नहीं समझ में आया? चलो हम फिर से बताते हैं। अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है। ठीक है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 किलोमीटर पर आवर का एक्चुअली मतलब क्या है भाई। तो हम क्या करेंगे? 15 किलोमीटर आवर का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 किलोमीटर होती, उस केस में हम सवाल पूछ सकते थे कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। तो तुम हमें जवाब कितना क्या देते? 1 घंटा, यही तो बोलते हैं। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस होती है और हम तुमसे बोलते हैं कि कितना टाइम लगेगा, तुम बोलते हैं 1 घंटा। तो अगर हम तुमसे बोलेंगे कितना वॉल्यूम लगेगा, तो तुम बोल सकते हो ना जो वॉल्यूम इसकी होगी उतना ही वॉल्यूम लगेगा इसको, या उतना ही वॉल्यूम भरेगी है। ठीक है, या भरेगी हम बाद में बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि हो जाएगा पाई इंटू रेडियस। इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है? रेडियस हम ऊपर दी है ना सिलेंडर की, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू इस सिलेंडर की हाइट क्या है? हाइट मतलब इसकी लेंथ क्या होगी? 15 किलोमीटर। सब किलोमीटर में कर रहे हैं, अभी आंसर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है 15 किलोमीटर। तो कहने का मुद्दा ये है कि 15 किलोमीटर, हमने वो भी चेंज भी नहीं किया, 15 किलोमीटर इंटू 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम चेंज कर देते हैं, ऐसा गंदा लग रहा है थोड़ा। 15 किलोमीटर का मतलब होता है 15 इंटू 3 जीरो मीटर में आ गया, इंटू 2 जीरो सेंटीमीटर में आ गया, इंटू 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब इंटू पाई। ठीक है। ये नंबर क्या है? ये नंबर ये है कि अगर पाइप 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसका मतलब होता है कि अगर इसको 15 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो इसको 1 घंटा लगेगा। और उसका मतलब ये भी होता है कि इसको अगर 15 किलोमीटर, या फिर इसको 1 घंटे में, ऐसे भी कह सकते हैं 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, इतना वॉल्यूम पानी भरेगा। ये बात समझना है, ये रिलेशन समझना है? ठीक से यस समझना है? सर। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप करा रहे हैं। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम उल्टा लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि 1 घंटे में ये 15 किलोमीटर पानी चल सकता है। ठीक है, ये चलने की बात है। अगर हम वही वॉल्यूम की बात कर लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 घंटे में ये इतना पानी इतना वॉल्यूम बढ़ सकता है ना? और इतना वॉल्यूम बढ़ सकता है, ये हमने लिखा है। ठीक है, तो मतलब सिंपली अब तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया ना ये। अगर 1 घंटे में, अब बात वही है कि इसको सेंटीमीटर में करोगे तो मीटर में करोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। अगर 1 घंटे में इतना वॉल्यूम बढ़ सकता है, ठीक है, तो हमें पता लगाना है, हम अच्छा वॉल्यूम निकालना है ना, नेट टाइम निकालना है। इतना वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो 1 घंटे में बढ़ता है। ठीक है,
तो क्यूब का वॉल्यूम कितने घंटे में भरेगा वो हम कैसे बताएंगे? 1 घंटा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमें पता चल जाएगा। बस अगर हमें ये रिलेशन पता चल गया तो, ये रिलेशन पता चल गया हमें, हमने क्या रिलेशन निकाला, हमें 15 किलोमीटर पर आवर से हमें ये रिलेशन तो पता है कि टाइम और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है। हमें पता है कि अगर 15 किलोमीटर पर आवर किसी चीज़ की स्पीड है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलेगा। लेकिन हम उसी जगह पे ये भी कह सकते हैं, अगर पाइप का केस है तो उसी जगह पे हम ये भी कह सकते हैं कि 1 घंटे में इतना पानी भरेगा। ठीक है, इतना भारी पानी भरेगा हमें क्यों पता है? क्योंकि पाइप की रेडियस हमें पता है और कितना चल रहा है वो भी पता है, हमें डिस्टेंस भी पता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में वो इतना पानी भरेगा। अब अगर हमें ये रिलेशन पता है कि वो 1 घंटे में इतना पानी भर सकता है, तो अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। इतना इतना पानी, इतना वॉल्यूम वो 1 घंटे में भर सकता है, तो कितना वॉल्यूम वो, क्यूब का वॉल्यूम कितनी देर में बढ़ेगा? तो क्यूब का वॉल्यूम जो भरेगा वो इतनी देर में हो जाएगा। ये हमने उल्टा लिख दिया क्या? न्यूटन मेथड में उल्टा लगा दिया है। नहीं नहीं, सही लिखा था, सॉरी। ठीक है, वॉल्यूम, हाँ सही लिखा था। इतना वॉल्यूम इतनी देर में भर सकता है, तो क्यूब का वॉल्यूम भरने में कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा, 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब दिक्कत की बात यह है कि इसमें यूनिट बहुत अलग अलग है, इसलिए हमें थोड़ा संभल के करना पड़ेगा। तो अभी तो हम, चलो हमने चेंज तो कर दिया है, तो टाइम कितना लगेगा हम सही से देख लेते हैं। टाइम जो लगेगा वो हो जाएगा 1 आवर। आंसर किस में आएगा देख लो सही से। ठीक है, 1 आवर में आंसर आएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है, हम ऊपर से देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो लिखी है, पाई लिखा है उसमें, 15,000 लिखा है, 00। ठीक है, इनटू में 7 का स्क्वायर लिखा है, और सबकी वो यूनिट हम चेंज कर चुके हैं, इसलिए हमने सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉरी क्यूब देखो, तो LBH लिखा है। ठीक है, LBH में एल की वैल्यू जो है वो 500 है, 44 है, 21 है। मतलब 1 आवर हो जाएगा अपॉन एच, 1500 हो जाएगा, 15, 30, 50, 7,000 सेंटीमीटर क्यूब, इंटू एल की वैल्यू है 5,000 सेंटीमीटर में, ब्रेथ की वैल्यू है 44,000 आई थिंक सेंटीमीटर में, 4400 सॉरी, 4400 सेंटीमीटर में, और हाइट की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर में। तीनों को अगर हमने कोने में लिखा तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये कट जाएगा, तो आंसर हमारा जो एक यूनिट बची आर, उसमें आएगा। ठीक है, इन सबको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें जीरो ज़्यादा लग रहे हैं तो बस काम इतना सा करना है कि हमने ध्यान नहीं दिया था स्टार्टिंग में, काम इतना सा करना है कि सबको मीटर में चेंज कर दो। अब वो तुम्हारी हेडेक है। अगर तुम सबको मीटर में चेंज कर दोगे तो कुछ वैल्यू जो पॉइंट में आएंगी, पॉइंट से खेलने में मजा आती है। ठीक, पॉइंट में सॉल्व करने में मजा आती है, तो पॉइंट वाला यूज कर लो। जीरो ज्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत नहीं होती, तो जीरो वाला यूज कर लो, तब सेंटीमीटर में कर लो। तो यूनिट का खास ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, और इस रिलेशन को अगर तुमने समझ लिया तो हमारा काम तुरंत हो जाएगा। समझ में आई बात? ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। ठीक है, कोई कठिन पेपर बनाते तो ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन देता ही देता है। ठीक है, फिर से समझाएं एक बार, नोट कर लो, फिर से समझाएं एक बार, ना समझे? चलो ठीक है, फिर इसको नोट कर लो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज होगी खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का मतलब है नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम कराएंगे, इंट्रोडक्शन दे देते हैं आज। 7 बजे तक की क्लास है आज, जब खत्म होगी तो तुरंत फिर आ जाना। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम प्रोबेबिलिटी कराएंगे। ठीक है, बड़ा ही आसान चैप्टर है, 1 दिन में या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इंट्रोडक्शन समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। नोट कर लिया इसको? आगे बढ़े भाई। यस सर। चलो, नहीं समझ में आया वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है हेड अराउंड, हेड रैप करने के, तो एक बार फिर पूछ लेना, हम बता देंगे फिर कभी। अभी अभी घर जाके एक बार देख लेना, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, दोबारा पूछ लेना। ठीक, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन जितना दे पाते हैं उतना आज दे देंगे।
ठीक है, बहुत कठिन चैप्टर नहीं, बहुत आसान, मतलब कंपेरेटिवली बहुत आसान है, और चैप्टर से बहुत ही आसान है। इसका क्वेश्चन आएगा तो 100% कर ले जाओगे, कर लेना। ठीक है, बिल्कुल समझ लो, 2 गॉडी क्वेश्चन आते हैं इसके। प्रोबेबिलिटी में पहले हम अंतर समझ लेते हैं। देखो अभी तक हमने जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ी, उसमें जो आंसर आता था, अभी जितनी मैथमेटिक्स पढ़ी, मतलब अलजेब्रा हमने पढ़ी, ठीक है, हमने ज्योमेट्री पढ़ी, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें पढ़ी हमने, सब में जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, उसमें जो आंसर आते थे वो सर्टेन आंसर आते थे। सर्टेन मतलब श्योर, सर्टेन बोल दो या श्योर आंसर आते थे, मतलब यही आंसर है हमें पता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम कुछ और सर्टेन आंसर के पीछे नहीं जाते हैं। ठीक है, हम कुछ अलग चीज़ निकालते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में हम चांस निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टडी ऑफ चांस है। ठीक है, चांस किसका, चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग, किसी चीज के होने के, चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग, किसी चीज के होने के चांस क्या है। हमें उससे मतलब नहीं है कि ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हमें मतलब है कि अगर हो सकती है तो उसके चांसेस क्या हैं। ठीक है, जैसे बारिश, आज दिन में बारिश होगी कि नहीं होगी, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। या तो बारिश हो सकती है, या तो बारिश, नॉट रेन, बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो बारिश होने के चांसेस क्या हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम निकालेंगे। आज दिन में बारिश, अभी हम तुमसे बोले कि 70% चांस बारिश होने के हैं और 30% चांस बारिश ना होने के हैं। तो अगर इसका मतलब ये नहीं है कि आज बारिश होगी है, 70% हम चांस बोल रहे हैं तो हो सकता है बारिश ना हो। ठीक है, प्रिडिक्ट करने के बाद भी गलत हो जाता है। सिंपल सी बात यह है कि हम चांस चांस निकालते हैं किसी भी चीज़ के होने का। किस ब्रांच में, प्रोबेबिलिटी की ब्रांच में। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो भी ऐसी हुई थी। इसकी शुरुआत जो है, एक गैम्बलर थे कोई, ठीक है, तो उन्होंने किसी नाम भूल गया हो, मुझे याद नहीं है। उन्होंने एक मैथमेटिशियन के पास आके बोला, उनके बड़े अच्छे मित्र थे, उनसे बोला कि तुम बहुत सारी चीज़ों में मैथमेटिक्स लगा सकते हो, लेकिन जो मैं काम करता हूँ, गैम्बलिंग में करता हूँ, गैम्बलिंग मतलब ताश वाश खेलना, तो मैं करता हूँ, उसमें तुम प्रोबेबिलिटी, सॉरी, उसमें तुम मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते हो। तो इसलिए क्या बोलते हैं, उन उस मैथमेटिशियन ने खाली प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं इस पे भी मैथमेटिक्स लगा सकता हूँ, उन्होंने प्रोबेबिलिटी जो है डिस्कवर करी थी, या मतलब जो भी है उसके रूल्स बनाए थे। ठीक है, फिर वो जब बनाया था तो ऐसे फर्जी फर्जी में बना था, लेकिन फिर जाके बाद में पता चला प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी जो है आजकल के टाइम पे फिजिक्स में घुस गई है, केमिस्ट्री में घुस गई है, बायोलॉजी में घुस गई है, कंप्यूटर साइंस से स्टैट वैट सब जितनी भी चीज़ें हैं, लगभग हर जगह प्रोबेबिलिटी घुसती चली जा रही है। तो अब जाके प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है, पहले नहीं था इतना। ठीक है, जिस टाइम में बनी थी उस टाइम पे इतनी नहीं थी, तो हम आसान वाली प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग। ठीक है, तो अब कुछ टर्म बता रहे हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम सबने सुना होगा। एक्सपेरिमेंट जो लैब में करते हो, फिजिक्स फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट, वो सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, एक तुम कह सकते हो एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, एग्जैक्टली नाम क्या है, हाँ, श्योर एक्सपेरिमेंट या सर्टेन एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो। सर्टेन एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, और दूसरे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है, सर्टेन एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि अगर केमिस्ट्री लैब में जाके कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को मिलाओगे, तो जो रिएक्शन होगा वो कंपाउंड सी तो बनेगा, और तुम्हें ये पहले से पता है, ये तुम पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, Na और Cl को मिलाते हो तो NaCl बनता है। अगर एग्जैक्टली सेम कंडीशन है और ये तुम्हें पहले से बता सकते हो कि हम इसको मिलाने जा रहे हैं तो ये बनेगा। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटपुट डिसाइडेड नहीं होता है। जैसे कि अगर हम कॉइन टॉस करें, तो कॉइन टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अगर हम कॉइन टॉस करें, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम ये तो ना कर सकते हो कि हमेशा हेड ही आएगा। अगर हेड और टेल दोनों है कॉइन में, तो कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा। हो सकता है 4 बार लगातार हेड आ जाए, 5वीं बार टेल आए। ठीक है, 4 बार लगातार टेल आ जाए, 5वीं बार हेड आए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि हेड ही आएगा ये बोल दो तुम, या टेल ही आएगा बोल दो। तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी कभी रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, अब जब जब भी कभी सर्टेन एक्सपेरिमेंट होता है, चाहे फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में, तो उसमें मैथमेटिक्स और ब्रांच जो होती है वो लगती है। जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है तो इसमें जो मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं वो होती है प्रोबेबिलिटी। तो जहां भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे वहां प्रोबेबिलिटी लगेगी। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट पे आते हैं।
रैंडम, अभी एग्जांपल लेके ही समझाते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट है मान लो, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमने एक एक्सपेरिमेंट ले लिया, मान लो हमने बोल दिया कॉइन टॉसिंग। टॉसिंग ऑफ कॉइन या कॉइन टॉसिंग जो है हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो इसमें पहली चीज आती है सैंपल स्पेस क्या होंगे। सबसे पहला हम सवाल पूछते हैं सैंपल स्पेस क्या होंगे। सैंपल स्पेस मतलब है क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो अगर हमने कॉइन टॉस किया, एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, कॉइन टॉस करना। सैंपल स्पेस हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, तो एस से हम डिनोट कर सकते हैं इसको। सैंपल स्पेस हो गया हमारा हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर हम तुमसे बोल दें कि हमने एक डाइस टॉस करी, डाई टॉस करी, डाई का मतलब वो लूडो की जो डाइस होती है उसकी बात कर रहे हैं हम, उस केस हम तुमसे बोले कि क्या क्या आ सकता है, तो वो सैंपल स्पेस हो गया। क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अगर अच्छी डाइस है तो इसके अलावा तो कुछ और होगा नहीं, ठीक है। 6 ही फेस होते हैं उसमें। तो ये होता है सैंपल स्पेस। सबसे पहली चीज क्या आ सकता है, कि क्या क्या आ सकता है, वो होता है सैंपल स्पेस, ठीक है। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इवेंट। दूसरी चीज होती है इवेंट, ठीक है। इवेंट है क्या आ रहा है या क्या आने की बात हम कर रहे हैं, किस चीज में हम इंटरेस्टेड हैं या क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे हम बोल दें कि ये सैंपल स्पेस है, तो हेड आने की अकरेंस ऑफ हेड ऐसे बोल सकते हैं। अकरेंस अकरेंस ऑफ हेड जो है वो एक इवेंट हो गया। हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है एक इवेंट, सॉरी, अकरेंस ऑफ इवेंट, हेड आने का जो इवेंट है वो हेड आना एक इवेंट हो गया, या टेल आना एक इवेंट हो गया। क्या आ रहा है या किस चीज के आने में हम इंटरेस्टेड है उसको हम बोलते हैं इवेंट, ठीक है। फिर आती है प्रोबेबिलिटी, फिर आती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उस इवेंट के आने के चांसेस क्या है। इवेंट क्या है भाई, हेड आना, और हेड आने के चांसेस क्या है, वो होती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, यहीं से अच्छी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है। टोटल आउटकम होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो हम समझाते हैं जरा इससे। जैसे हमने कॉइन टॉस किया तो सबसे पहले हम बनाएंगे सैंपल स्पेस जो कि बन जाएगा हेड और टेल। फिर हमने एक इवेंट चूज कर लिया, मान लो इवन हमने चूज कर लिया। इवन जो है हमारा इवेंट है, इवन हमारा क्या है, अकरेंस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, ठीक है। तो हम क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सैंपल स्पेस में हेड आ कितनी बार रहा है, ठीक है। या पहले हम देख सकते हैं सैंपल स्पेस में कितनी चीजें लिखी हुई हैं। कितनी चीजें लिखी हैं, 2 चीजें लिखी हैं, तो वो टोटल आउटकम हो गए। 2 चीजें आ सकती हैं, जब हमने कॉइन टॉस किया तो 2 चीजें आ सकती हैं, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। अब हेड उनमें से कितनी बार आ रहा है, एक बार हेड आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो हो गई वो 1/2 हो गई। और यही होता है 1/2 का क्या मतलब है, 50% चांस है। 1/2 का अगर हम सॉल्व करें परसेंटेज वाइज, तो प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम 50% चांस भी बोल सकते हैं, या 0.5 बोल सकते हैं पॉइंट में, ठीक है। तो 1/2 का मतलब ये है कि 50% चांस है हेड आने का और 50% चांस है टेल आने का। यही है हमारी प्रोबेबिलिटी। वैसे ही अगर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व तुम्हें करा दें कि हमने डाइस थ्रो किया है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। अच्छा हम इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने, तो हाँ क्या बता रहे हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें डाइस थ्रोइंग का, ठीक है। डाइस हमने थ्रो किया है, डाइस थ्रो किया या टॉस किया जो भी मान लो। तो सबसे पहले अभी हमें क्वेश्चन दिया होगा ऐसा कुछ, डाइस थ्रो करना क्या है, एक्सपेरिमेंट है। डाइस थ्रो जो है वो एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट जब भी होता है तो हमारे पास क्या बनता है, सैंपल स्पेस बनता है, ठीक है। सैंपल स्पेस जब बनेगा तो डाइस थ्रो करने में क्या सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बाद हम बात करते हैं इवेंट की। हमसे क्वेश्चन में इवेंट दिया होगा, हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। जैसे कि हम तुमसे पूछे हैं कि अगर डाइस थ्रो किया है तो इवेंट इवन मान लेते हैं इसको, इवन अकरेंस ऑफ 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या इसकी इवन इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम हमसे क्या बोलोगे बताओ।
क्या आएगी प्रोबेबिलिटी 4 आने की? देखो टोटल इवेंट, टोटल 4/6। कितनी आएगी? 4/6। 4 नहीं, 4/6 नहीं होगी। देखो जरा, टोटल इवेंट क्या है? 6 है, तो हमने वो तो 6 लिख दिया। इस सैंपल स्पेस में 4 कितनी बार आ रहा है? ये 1/6। वेरी गुड। 1/6। एक ही बार है जो 4 आ रहा है। ठीक है। वैसे ही अगर हम तुमसे पूछ लें कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? 2/6। 1/6। 1/6 1/6। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर हम तुमसे कोई भी नंबर पूछ लें, इसमें कोई भी नंबर पूछ लें, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी 1/6 है। तो इस नंबर से कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे 6 मत रख देना, हमें 1/6 रखना है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है। अब एक और पूछते हैं। अगर हम तुमसे 8 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे, तब तुम हमें क्या बताओगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0। हाँ, 0/6, जो कि 0 हो जाता है। ठीक है, 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 8 तो सैंपल स्पेस में है ही नहीं। 8 सैंपल स्पेस में कितनी बार आ रहा है? 0 बार आ रहा है। 0.6 लिखा तो ये 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब हम एक काम करते हैं, तुमसे पूछते हैं कि ये इसको भी हटा देते हैं। हम तुमसे पूछते हैं कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बताओ। टोटल प्रोबेबिलिटी है 6, टोटल 3/6। 3। 3/6। 3/6। वेरी गुड। मतलब इवन नंबर या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, तो 6 आ सकता है। मतलब 3 बार इवन नंबर आ सकता है, तो ऊपर 3 लिख दिया। 3 आउटकम इवन नंबर आने के हैं, टोटल आउटकम 6 है। 3/6, या फिर इसको 1/2 बोल सकते हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है, 1/2 बोलते हैं, हमने तो बताया। एक प्रोबेबिलिटी हम परसेंटेज में भी बोल सकते हैं, या एक ऐसे बोलते हैं, एक फ्रैक्शन में बोल सकते हैं। 1/2 का मतलब है 0.5। ठीक है। या इसको हम फ्रैक्शन में भी बोल सकते, परसेंटेज में भी बोल सकते हैं। परसेंटेज का मतलब है 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि हमें परसेंटेज दे देगा 50%। तो तीनों चीज़ें तुम्हें क्वेश्चन में लिखी हुई देखने को मिल सकती हैं। सबसे ज़्यादा ये कॉमन है, 1/2 सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा हो सकता है। और इसको 50% प्रोबेबिलिटी ये आने की, 50% प्रोबेबिलिटी वो आने की, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लें। अगर हम 1/2 या 3/6 बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, या हम बताते हैं। अगर हमने मान लो प्रोबेबिलिटी आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है 5/7 मान लो, तो इसका मतलब ये है कि अगर 7 बार वो काम किया जाए, या हम इसको वैसे ही कर लेते हैं, डाइस के केस में भी कर, डाइस के केस में ही कर लेते हैं, 4/6 कर लेते हैं इसको। तो इसका मतलब ये है कि अगर 6 बार टॉस किया जाए डाई, तो उसमें से 4 बार हमारी कंडीशन आ सकती है। ठीक है, 4 बार या 3 बार अगर हम इसको कर लेते हैं, अपना ही जो क्वेश्चन किया था वही कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर 6 बार कॉइन टॉस करोगे, तो हो सकता है कि 3 टाइम्स इवन नंबर आ जाए। ऐसा कंपलसरी तो है नहीं, इसी को कहते हैं रैंडम इवेंट। कि अगर हम ऐसा कंफर्म तो है नहीं कि अगर हम 6 बार डाइस टॉस करें, तो 3 बार हमारा इवन नंबर ही आ रहा है। हो सकता है 3 बार आ जाए, हो सकता है नहीं आ जाए, लेकिन चांस क्या है कि अगर 6 बार टॉस करोगे, तो उसको उसमें से 3 बार हमारा इवन नंबर आ सकता है। आ सकता है जरूर लगता है इसमें। ठीक। तो अगर सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला केस तुम्हें समझ में आ गया है, तो अब कुछ इवेंट हम तुम्हें बताते हैं। इसमें कुछ स्पेशल इवेंट होते हैं, जिनका स्पेशल नाम होता है, वो हम बता देते हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो तुम्हें फॉर्मूला तो पता चल गया। ऊपर लिखोगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या हो गया, कितनी बार वो हो सकता है, अपॉन टोटल आउटकम, मतलब कितना ये आउटकम हो सकता है। फेवरेबल इवेंट भी लिख सकते हो उसको, फेवरेबल इवेंट भी लिखा हो सकता है, फेवरेबल आउटकम भी लिखा हो सकता है, टोटल इवेंट भी लिखे हो सकते हैं, टोटल आउटकम भी लिखा हो सकता है। ठीक। तो अब इसमें कुछ इवेंट होते हैं। पहला इवेंट होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट होता है, श्योर इवेंट होता है जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, वो आएगा ही आएगा। मतलब अगर हम तुमसे बोल दें कि ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर स्मॉलर देन 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम हमसे क्या बोलोगे? ऊपर भी 6 हो जाएगा, नीचे भी 6 होगा, सारे नंबर 8 से छोटे हैं। तो सारी एक कॉइन टॉस करोगे, तो 100% तुम्हारा नंबर ऐसा आएगा जो 8 से छोटा होगा। ठीक है। तो 6/6 मतलब 1। मतलब श्योर इवेंट मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसा इवेंट जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 100% है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, हमेशा ही जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 का मतलब है 100% आएगा। फिर उसी के केस में इम्पॉसिबल इवेंट होता है। इम्पॉसिबल स्पेलिंग थोड़ी गलत है, देखिए ना। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है ऐसा इवेंट जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0। मतलब अगर हम तुमसे पूछ लें कि नंबर ग्रेटर देन 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ग्रेटर देन नंबर है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? ठीक है, या नंबर 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो श्योर इवेंट की हमें ये याद रखना है कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है, इसके बाद छोटे मोटे 2 नाम और हैं, वो हम बता देते हैं, तो यूज नहीं होता है। एलिमेंट्री इवेंट होता है, एलिमेंट्री इवेंट होता है, और एक होता है कंपाउंड इवेंट। दोनों को एक साथ बताते हैं। एलिमेंट्री इवेंट मतलब हम छोटे छोटे सिंपल इवेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो हम क्या बात करेंगे? जैसे इवेंट है अकरेंस ऑफ 1, तो ये सिंपल इवेंट है। कंपाउंड इवेंट मतलब मिला हुआ इवेंट जो है, जैसे कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कंपाउंड इवेंट हो गया। या फिर इवेंट अगर हम उनसे बोलते हैं अकरेंस ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, या तो 1 आ जाए या 1 और 2, 1 और 2 दोनों आने चाहिए, या 1 और 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये कंपाउंड इवेंट हो गया, एक से ज़्यादा मिलके इवेंट से मिलके बना है। इसका इतना ज़रूरी यूज़ नहीं है, उसको हाँ से बस समझ लो, और कुछ करना नहीं है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? ठीक है, अगर हम इवन इवेंट मान लेते हैं, चलो ठीक है, ई इवेंट मान लेते हैं। ई इवेंट हमने मान लिया अकरेंस ऑफ 1, अकरेंस ऑफ 1 ई इवेंट है, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल सकते हैं जिसको हम ई डैश बोलते हैं। और ई डैश का मतलब हो जाएगा नॉट अकरेंस ऑफ 1। ठीक है, ई जो है वो अगर इवेंट है कोई, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट हम पे लिख लेते हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री निकालने का मतलब है उसका उल्टा। अगर रेन होना एक इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? रेन ना होना। ठीक है, मैच जीतना एक इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? मैच ना जीतना। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ई इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ई डैश से दिखाते हैं। ठीक है, अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जरा हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे देख लेते हैं, और फिर हम एक रूल समझाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हटा दिया। अगर अकरेंस ऑफ 1 की इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर तुमसे पूछे तो तुम हमसे बोलोगे 1/6। ये तो सबको पता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई अगर हम तुमसे पूछ लें, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ई, तुम क्या बोलोगे? क्या हो जाएगा? ई डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट अकरेंस ऑफ 1। 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से केस में 1 नहीं आएगा। पहले तो नीचे लिख सकते हैं टोटल केस। अगर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, इन सब केसों में 1 नहीं आ रहा है। मतलब 5 ऐसे केस हैं जिसमें 1 नहीं आएगा अपॉन 6। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गई, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब इन दोनों में एक अच्छा सा रिलेशन है, वो तुम्हें यहाँ से दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो नीचे हम दिखा देते हैं। किसी प्रोबेबिलिटी के किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी, उसको प्लस कर लो उस ना आने की प्रोबेबिलिटी से, तो आंसर आता है 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी, या प्लस को हम और पढ़ते हैं वैसे तो। जब हमें स्टेटमेंट में यूज़ करना होता है तो प्लस को हम और यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि 1 होती है। अब अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या हम बोल रहे हैं। अगर हम तुमसे पूछे रेन आने की, रेन होने की, या फिर रेन ना होने की अगर प्रोबेबिलिटी हम तुमसे पूछें, तो वो 100% होगी ना। यही दोनों तो केस हैं, या तो रेन होगी या तो रेन नहीं होगी, और बीच में और लगा है, तो या तो रेन हो या तो रेन ना हो। दोनों की अगर मिला के प्रोबेबिलिटी हम तुमसे पूछे तो वो 100% होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऐसे, या फिर तुम्हारे मैच जीतने की और मैच ना जीतने की मिला के प्रोबेबिलिटी, या तो तुम मैच जीतोगे या तो तुम नहीं जीतोगे। जब हम प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, और यहीं से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर तुम्हारा 1 से बड़ा आ रहा है, 1.2 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, तो भाई साहब आप कहीं पे गलत हो गए। ठीक है, वहीं पे अगर आपका आंसर 0 से छोटा सर आ रहा है। हाँ बेटा।
सर अगर डाइस को रोल किया जाए और ये प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि 4 और 5 की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2/6 लिखेंगे। 4 और 5 की, हाँ 2/6 लिखोगे। 4 और 5, और अगर 3 ऐसे कोई 3 डिजिट हो तो 3/6 हो जाएगा। हाँ 3/6 हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, ठीक है। अभी अच्छा इसी में बता देंगे, फिलहाल ये देख लेते हैं। 1.2 और 1.5 जो है वो कभी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, वैसे ही 0 से छोटी मतलब नेगेटिव नंबर भी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। अगर 0 प्रोबेबिलिटी है तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और अगर 1 पॉसिबिलिटी है तो उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। इसका यूज़ ये है कि जब भी तुम्हारा क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया और तुम्हारा आंसर 0 आ रहा है तो बाद में लिख ज़रूर देना कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसका फर्क पड़ता है, नंबर मिलते हैं ज़्यादा, ठीक है। आंसर अगर तुमने सॉल्व किया और आंसर तुम्हारा 1 आ गया तो लिख देना कि ये श्योर इवेंट है, 0 आ गया तो लिख देना ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसके नंबर मिलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब जो तुम पूछ रही थी वही बता देते हैं, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछें, अब ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है इसलिए अच्छे से बता रहे हैं। शायद तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सैम कुछ क्वेश्चन पेपर बाहर के लगाओगे तो उसमें मिल जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन शायद तुम्हारी बुक में नहीं है। अगर हम तुमसे पूछें अकरेंस ऑफ ए और बी, सॉरी 1 और 2, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगी, या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए, मतलब 2/6 आ जाएगा। ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई। वैसे अगर और 3 लिखा है तब 3/6 हो जाएगी, तो सिंपल है। उसी की जगह अगर हम तुमसे पूछ लिया कि अकरेंस ऑफ 1 and 2, ठीक है, बहुत अंतर है इन दोनों चीज़ों में। 1 और 2 का मतलब है या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए, ठीक है। 1 and 2 का मतलब है 1 भी आना चाहिए और 2 भी आना चाहिए। अब बताओ, अगर एक डाइस टॉस करोगे तो 1 और 2 एक साथ नंबर कैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 and 2 एक साथ कभी आ ही नहीं सकता है। तो ये 0 पे केस हो गया अपॉन 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2 निकालोगे तो वो 2/6 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 निकालोगे तो वो 0/6 होगी। तो शब्दों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है कि हम क्या यूज करते हैं। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। वैसे मेरे ख्याल से शायद ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक में नहीं है, सैम्पल पेपर में हो सकता है मिल जाए, ठीक है। अब एक और चीज़ हम तुम्हें बता देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब जो जो बेसिक बेसिक हम बता दे रहे हैं तो तुम्हें क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। एक और चीज़ है, अब तुम्हारी बुक में देखो कुछ तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन हम कल ही कराएंगे। अब कुछ तो छोटे मोटे क्वेश्चन है। मेन जो क्वेश्चन है वो एक कॉइन का है, ठीक है, एक डाइस का है और एक पैक ऑफ कार्ड का है, पैक ऑफ कार्ड का है, ठीक है। कॉइन और डाइस हम बताए हैं अभी, ठीक है। हमें करना क्या होता है, इन तीनों में सैंपल स्पेस पता होने चाहिए। जो डाइस वाला है, ये जो कार्ड वाला है वो हम कल ही बताएंगे आराम से, ठीक है। पहला दूसरा हम फिर से बता देते हैं, ठीक है। पहला दूसरा बता रहे हैं हम। कॉइन जो है, कॉइन के केस में दो, अगर एक कॉइन 1 कॉइन टॉस, ठीक है, तो इस केस में हमें पता होना चाहिए वो सैंपल स्पेस क्या होते हैं। बाकी सब तो क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर एक कॉइन टॉस किया है तो सैंपल स्पेस क्या है, हेड और टेल है, ठीक है। वैसे ही अगर हमने 2 कॉइन टॉस किए हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। अगर हमने 2 कॉइन टॉस किए हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 कॉइन टॉस किए हैं मतलब एक कॉइन यहाँ पे एक कॉइन यहाँ पे है, ठीक है। तो हम साइमल्टेनियसली हमने कॉइन टॉस किया है, साइमल्टेनियस भी लिखा होता है, एक साथ। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ कॉइन टॉस किया गया है, तो जो उस पे हेड या टेल आया उसको पढ़ेंगे भी एक साथ ही। मतलब सैंपल स्पेस जो बनेगा वो बनेगा, या तो हेड हेड आ सकता है, या तो पहले वाले में हेड आए दूसरे वाले में टेल आए, या तो दूसरे पहले वाले में टेल आए दूसरे वाले में हेड आए, और तीसरा जो है वो या तो दोनों में ही टेल आ जाए। तो अगर दोनों 2 कॉइन एक साथ टॉस किए गए तो सैंपल स्पेस ये दूसरा सर वाला बन। हाँ बेटा, सर इसमें हेड और टेल और हेड एक ही बात नहीं होगी? एक ही बात नहीं हुई बेटा, 2 कॉइन टॉस किए हैं ना, तो कॉइन 1 और कॉइन 2 अलग अलग है। हो सकता है पहला कॉइन 5 रुपए का, दूसरा कॉइन 10 रुपए का हो, ठीक है। हम अलग अलग मान के चलेंगे जब तक हमें बताया नहीं गया है कि दोनों एक ही जैसे आइडेंटिकल, जब तक नहीं बोला गया है, ठीक है। तो हो सकता है एक 5 रुपए का हो, एक 10 रुपए का हो, ठीक है। तो इसलिए दोनों कॉइन, यस। ये कॉइन 1 है कॉइन 2 है, तो हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे। इसका मतलब है पहले कॉइन में हेड आया है दूसरे कॉइन में टेल आया है, और इसका मतलब है पहले कॉइन में टेल आया है दूसरे कॉइन में हेड आया है। और ऐसे क्वेश्चन भी होंगे। ऐसे कैसे क्वेश्चन, मतलब कि हमें बताया है कि कॉइन आइडेंटिकल है, मतलब ये कॉइन भी 1 है ये कॉइन भी 1 है, उस केस में हम पता नहीं कर सकते कि कौन से कॉइन में क्या आया था,
उस केस में देखो हेड और टेल, टेल और हेड दोनों सेम केस बन जाएंगे। उसमें केस में जो स्पेशल केस होगा, एक हेड होगा, एक हेड टेल होगा, एक टेल टेल होगा, उसमें सैंपल स्पेस ये बनेगा अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो। और वैसा क्वेश्चन भी तुम्हारी बुक में आई थिंक नहीं है, बाहर करोगे तो हो सकता है मिल सकता है। 11 मिलेगा ये सब, यहाँ नहीं है। ठीक, अब इसमें 3 कॉइन का केस भी आता है, 3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो मतलब 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस किए गए हैं, तो हमें पढ़ना भी तीनों कॉइन को साइमल्टेनियसली ही पड़ेगा। इसमें सैंपल स्पेस पढ़ाने में टाइम लगता है, तो हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे तुम एग्जाम में तुरंत सैंपल स्पेस बना देना। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम तुम बता देते हैं कि कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, ये बिना सैंपल स्पेस बनाए पता चल सकता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, क्या करते हैं, ऐसे हमें पता लगाना है कि हमने 2 कॉइन टॉस करे हैं, 2 कॉइन टॉस करे हैं और हमारे सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 4 बन रहे हैं। कैसे कैसे पता लगाते हैं हम, अगर हमने 1 कॉइन टॉस किया होता तो कितना आउट, मतलब कितना क्या बोलते हैं, आउटकम था, कितना आउटकम था अगर हमने 1 कॉइन टॉस किया होता, या तो हेड आता है या तो 2. टेल आता, 2 था। ठीक है, हम कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन लिख देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये आउटकम होता है। ठीक है, ओ लिखा है हमने, इसको पावर कर देते हैं नंबर ऑफ स्पेसेस। ठीक है, तो 2 कॉइन है, ठीक है, और सॉरी 2 सैंपल स्पेस है, उनको हम 2 बार टॉइस कर रहे हैं, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 सैंपल स्पेस आने चाहिए, तो देखो 4 आ रहे हैं। ऐसे ही हम 3 पे आते हैं, 2 कॉइन है, सॉरी 1 कॉइन में 2 आउटकम है हमारे पास, और ऐसे 3 कॉइन है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटकम आने चाहिए, और 8 हमें सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस याद करने पड़ेंगे, ठीक है, याद बस करने की जरूरत नहीं है। देखो हम बताते हैं कैसे बनाना है। पहला हो सकता है हेड हेड हेड, ठीक है, ये बना लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 8 बनाने हैं। ठीक है, पहले हेड टेल ये चलेगा, दूसरे वाले में हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। ठीक, तीसरे वाले में चलेगा हेड 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 टेल 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 टेल। ऐसे अगर 4 का आ गया ऐसे ही बना दोगे, 4 वाले में 8 बार हेड हो जाएगा आखिरी में, और 8 बार टेल हो जाएगा। पैटर्न क्या है वो देख लो बस तुम, तुम्हें तुरंत एग्जाम में बन जाएगा, एग्जाम में बनाने में बड़ा टाइम वेस्ट कर देते हो तुम इसको। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है तो सैंपल स्पेस बनाना ही पड़ेगा। क्या कैसे बनाना है, पहली वाली कतार में जब तुम पहली लाइन में आओगे तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल अल्टरनेट करोगे। दूसरी लाइन में 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। तीसरी वाली लाइन में 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, तो ये 2 की पावर में चल रहा है। 2 की पावर 0 जो होता है 1 1 करके चलेगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 2 करके चलेगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 4 एक साथ लिखना है। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो सिंपली याद कर लेना। ठीक है, तो ऐसे तुम फटाफट सैंपल स्पेस बना सकते हो इसका। सैंपल स्पेस बनाओगे, फिर जो क्वेश्चन होते हैं वो हम जब क्वेश्चन कराएंगे तभी बताएंगे। ये सैंपल स्पेस हो गया, तीनों का सैंपल स्पेस फटाफट लिख लो। ठीक है, लिखिए। Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही हम, अच्छा ये कहाँ गया, ऐसे ही हम तीसरा वाला भी बता देते हैं। दूसरा वाला जो बता रहे हैं डाइस के लिए। ठीक है, डाइस में 2 ही केसेस निकालिए। डाइस में अगर एक डाइस थ्रो करते हो, 1 डाइस, तो जो केसेस बनते हैं वो बनते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये केसेस बनते हैं एक डाइस के लिए सैंपल स्पेस। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, 2 डाइस अगर थ्रो करोगे, ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आ सकते हैं। 2 डाइस अगर थ्रो करोगे तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे बनाना है, एक ऐसे टेबल बना लो ऐसे करके, या ढंग से बना देते हैं, ये ऐसे करा, ये ऐसे करा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिखा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिखा। अब जो सैंपल स्पेस तुम बनाओगे, ये 1 1 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा, ये 1 4 हो जाएगा, ये 1 5 हो जाएगा, और ये 1 6 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सारे कॉलम, जैसे ये 2 1 हो गया, ये 3 1 हो गया, ये 4 1 हो गया, ये 5 1 हो गया, और ये 6 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही सारे कॉलम भर देना। जब सारे कॉलम भरोगे, अगर डाइस का जो डाइस का क्वेश्चन आया है तो ये सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन कौन कैसे आते हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो हम बताएंगे तुम्हें। ठीक है, फिलहाल ये सैंपल स्पेस तुम्हें पता होना चाहिए। और कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे इसके, एक में 6 पॉसिबिलिटी हैं, और ऐसे 2 डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, तो 6 की पावर 2 मतलब 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। और वो अगर तुम गिनोगे इसको तो 36 ही होंगे, तुम गिन लेना एक बार। ठीक है,
यस सर। चलो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत हो गया। कल इसकी एक दिन की एक्सरसाइज है खाली, ठीक है, पैक ऑफ कार्ड बताएंगे और इसकी एक्सरसाइज पूरी करा देंगे। चलो कुछ पूछना है तो भाई बता दो, नहीं तो कल पढ़ाते हैं। चलो फिर ठीक है, अब कल ही क्लास लेते हैं आराम से।